हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे नए चैनल डैड सर व्लॉग्स पे। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, डैड सर चैनल को भी दिया है और बिना इस चैनल पे बिना किसी वीडियो के आप लोग 180-190 सब्सक्राइबर पहुंचा दिए हैं। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज ये पहला वीडियो हम इस चैनल पे डालने जा रहे हैं। टॉपिक अभी क्योंकि स्टार्टिंग था, अभी ये कुछ साइट के कंटेंट हम लोग इस चैनल पे डालेंगे जो बताए थे कि साइट विजिट होगा, इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ये हम लोग अपलोड करेंगे। फिर आपको इंटरव्यू में टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों ही टाइप के आपको वो रहेंगे, वीडियो रहेगा। फिर आपको साइट विजिट रहेगा, साइट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रहेगा, जॉब का अपडेट्स अगर हो सकेगा कि हम सारा वो अप टू डेट जो भी जॉब आता रहेगा उसके बारे में बात कर सकें तो उसके बारे में बात करेंगे। साइट पे क्या क्या प्रॉब्लम्स होता है, क्या क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, कैसे कास्टिंग होता है। कोई अगर आपको हमको कोई अच्छा साइट मिलता है तो जिसमें आपको बिल्डिंग के सारे इन्फॉर्मेशन या रोड के सारे इन्फॉर्मेशन बता सके तो आपको उसमें सारे इन्फॉर्मेशन बताएंगे कि जैसे आप हाईवे पढ़ते हैं तो उसमें बिटुमेन करते हैं रोड में तो कैसे होता है, या सीमेंट कंक्रीट करते हैं तो किस तरह से होता है। तो सारा ही कंटेंट जितना हो सकेगा वो सारा चीज आपको सब इस चैनल पे मिलेगा। क्योंकि डैड सर वाला जो चैनल है उसमें हम लोग सिर्फ क्लासेस का वीडियो रखते हैं, तो उस चैनल को पार्टिकुलरली हम यूज करना चाहते हैं क्लासेस के लिए ही, कि जो भी सब्जेक्ट्स के क्लासेस होंगे वो डैड सर वाले चैनल्स पे होंगे। उसके अलावा जितनी भी चीजें, चाहे मेरे बारे में कुछ डिस्कशन करना हो, हम अपने बारे में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक बताएं, कोई स्टोरी बताएं, या फिर हमको कोई अगर साइट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देना हो, कोई जनरल इन्फॉर्मेशन देना हो, वो सारा आपको एक सेपरेट चैनल पे हो। इसी के लिए हम लोग ये चैनल बनाए थे डैड सर व्लॉग्स। तो आज का जो हम लोगों का मेन डिस्कशन रहेगा, आज हम आपको एक स्टोरी सुनाएंगे कि हम डैड सर कैसे बने, ऐसा क्या माइंड में आया, ऐसा क्या रीजन था जो लगा कि एक चैनल बनाना चाहिए। तो ये स्टार्ट होता है 2017 से। 2017 में मेरा 2017 में हम यहाँ गवर्नमेंट ऑफ बिहार में ज्वाइन किए थे एज अ गेस्ट लेक्चरर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक किशनगंज में। तो उसके पहले हम दिल्ली में जॉब करते थे। तो दिल्ली से आपको जब वहाँ वर्क कर रहे थे तो आपको मई या जून में एक वैकेंसी आया था यहाँ बिहार में पेपर में कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक किशनगंज, कटिहार, इन सब में लेक्चरर्स का रिक्वायरमेंट है। तो पापा मेरे उस समय गवर्नमेंट ऑफ बिहार से सिविल इंजीनियर है वो भी, तो वो रिटायर्ड होने वाले थे दिसंबर में। तो वो हमेशा से, क्योंकि हम एक सिंगल सन है, बाकी मेरी 2 सिस्टर्स है बड़ी, तो फादर को मैं लगता था कि एक ही सन है और वो भी कहीं बाहर जॉब कर रहा है, उसकी क्या जरूरत है। यहाँ किशनगंज मेरा होम टाउन है, तो किशनगंज से ही आकर के कुछ बिजनेस भी कर लेगा या फिर कुछ जो भी इस तरह से सिविल से रिलेटेड अगर कुछ काम होगा तो वो किया जाएगा। और हम क्योंकि उस समय एमटेक कंप्लीट किए थे स्ट्रक्चर में, तो हमको कुछ ऐसा वो बिजनेस वगैरह लाइन का बहुत ज्यादा करने का मन नहीं था। मेरा मन था कि सिविल से ही करेंगे कुछ ना कुछ। अब वो लेक्चरर होगा या, क्योंकि हम डिजाइन इंजीनियरिंग में काम कर रहे थे, स्ट्रक्चर इंजीनियर थे हम। बिल्डिंग्स में अर्थक्वेक फोर्सेस लगाना, बिल्डिंग को सेफ बनाना, उसमें पिलर का साइजेस क्या रिक्वायर्ड होगा, बीम्स का साइज क्या रिक्वायर्ड होगा, किस जोन में कितना अर्थक्वेक आता है उसके हिसाब से कितना स्टील देना है, ये सारी चीजें हम लोग करते थे। तो वो होता है कोर सिविल इंजीनियरिंग का काम होता है। उसमें आपको ना जो इंटरेस्ट होता है वो आपका एक्चुअल सिविल इंजीनियरिंग का होता है। साइट पे क्या होता है, एग्जीक्यूशन होता है। आपको ड्राइंग में बता दिया गया है कि 600 बाई 600 का कॉलम है, उसमें आपको 10 रेनफोर्समेंट देना है तो 10 रेनफोर्समेंट देना है। अब आप 10 को 8 नहीं कर सकते, 10 को 12 नहीं कर सकते, क्योंकि आपको वो ड्राइंग्स में नहीं बताया जाता है, तो आपको पता नहीं होता है इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो साइट इंजीनियरिंग में मेरे हिसाब से साइट और डिजाइन दोनों जो काम है, दोनों एक दूसरे के साथ साथ ही चल सकता है। हम डिजाइन करके स्टील लगा दें, ग्रेड बता दें कि M30 कंक्रीट होगा, लेकिन साइट पे अगर वो M30 बनेगा ही नहीं तो वो तो कॉलम वैसे ही फेल हो जाएगा। तो सिविल इंजीनियर में डिजाइन इंजीनियर का काम और साइट इंजीनियर का काम दोनों एक दूसरे को साथ में मिला के करने वाला है। लेकिन मेरे हिसाब से हमको साइट इंजीनियरिंग में लॉजिक बहुत ज्यादा नजर नहीं आता था। उसमें कंस्ट्रक्शन का लॉजिक है कि कैसे कंस्ट्रक्शन हो सकता है, बट एज अ सिविल इंजीनियर अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ये चीज क्यों हो रहा है और ये चीज अगर हम नहीं करते हैं तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगा, ये चीज हमको साइट इंजीनियरिंग में नहीं दिखता था। तो हमको ये चीज दिखता था डिजाइन इंजीनियरिंग में। इसलिए जब हम 2013 में बीटेक किए उसके बाद हमको साइट इंजीनियर नहीं बनना था, ये तो पक्का पता था, क्योंकि हम 2-3 साल जेपी में और 2-3 कंपनी में 3C कंपनी में ट्रेनिंग कर चुके थे। जब हम लोगों का समर वेकेशन होता था तो उसमें हम लोग दिल्ली जाकर के वहाँ 2-4 हम लोगों का लिंक्स था, तो उससे हम लोग साइट इंजीनियर से बात करके जेपी में भी एक बार हम साइट में काम किए लगभग 15-20 दिन, और 3C कंपनी में भी एक बार 3 वीक्स का हम लोग ट्रेनिंग दिए है। तो वो ड्यूरिंग द बीटेक के दौरान ही हम लोग किए थे, जो 4 साल का कोर्स हो रहा था उसी के बीच में। तो साइट में समझ में आ गया था। किसी से पूछो कि ये कॉलम ऐसा क्यों है, किसी को कोई आंसर नहीं पता है। ये चीज क्यों कर रहे हैं, कोई आंसर नहीं पता है, बस करना है, उनको इतना पता होता था। तो लगा कि यार इसमें कोई लॉजिक नहीं है, बनना है सिविल इंजीनियर वैसा कि कोई अगर कल को क्वेश्चन पूछ दे तो ऐसा ना हो कि अरे यार ये तो फर्जी डिग्री लेके आया, इसको कुछ नहीं आता है।
तो वो चीज को अवॉइड करने के लिए हमको काम करना था कि ये किसको पता रहेगा। तो टीचर्स कॉलेज में बताया कि ये जो डिजाइन इंजीनियर होता है उसको पता रहता है ये सारी चीजें, कि वो आरसीसी डिजाइन करता है, स्टील डिजाइन करता है, उसको पता रहता है कि हम ये चीज इस बिल्डिंग में यहाँ पे क्यों दे रहे हैं। कई बार आप कॉर्नर्स में एल कॉलम देखते हैं, वो एल कॉलम क्यों दे रहे हैं, हम स्क्वायर कॉलम क्यों नहीं दे दिए। बहुत सारी चीजें ऐसी होती थी। साइड में अगर हम रेक्टेंगुलर कॉलम देखते हैं, बहुत लॉन्ग कॉलम, जिसका अगर आपके ये कि अगर आपको विड्थ है उसका 300 mm और उसका जो लंबाई है कॉलम का वो 1 मीटर है, तो वो एक डायरेक्शन में दिया हुआ है, हम इस डायरेक्शन में कर देंगे तो क्या होगा। तो ये सारा चीज का जवाब साइड पे नहीं मिल रहा था। तब फिर डिसाइड हुआ कि नहीं सिविल डिजाइन इंजीनियर बनना है। तो बीटेक करने के बाद फिर हम डिजाइन इंजीनियरिंग का जॉब ढूंढे। तो मेरा क्योंकि जो लास्ट में जो बीटेक में जो 8 सेमेस्टर होता है उसमें प्रोजेक्ट होता है, सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट, तो हम लोगों को वो 6 महीना का प्रोजेक्ट करना था। तो मेरे एक सीनियर डिजाइन इंजीनियर थे, तो उनसे हम कांटेक्ट किए कि हमको डिजाइन इंजीनियरिंग में ही करना है, तो आप अपने यहाँ ऑफिस में 6 महीने का मेरा ट्रेनिंग का बात करवा दीजिए। उसमें पे वगैरह नहीं होता है, वो बस आपको 6 महीना काम सिखाएंगे भी, कुछ आपसे काम लेंगे भी। तो ये चीज स्टार्ट हुआ। तो 6 महीना जो मेरा ट्रेनिंग हुआ वो मेरा बहुत अच्छे से हुआ। मेरे सीनियर्स हमको एक प्रॉपर सिविल इंजीनियर जो बीटेक पास करने के बाद जो एक फ्रेशर होता है उससे कम से कम 1 साल के ज्यादा एक्सपीरियंस का नॉलेज हमको उस ट्रेनिंग में ही दे दिए। अब जब हम इंटरव्यूज में पहुंचे तो एक जगह डिजाइन इंजीनियरिंग का जॉब अप्लाई किए। 1-2 महीना बहुत ढूंढना पड़ता है स्टार्टिंग में, बीटेक करने के बाद या डिप्लोमा करने के बाद जॉब बहुत ढूंढना पड़ेगा। कोई ऐसा जादू का छड़ी नहीं होता है कि किसी के पास कोई लिंक है, लिंक होता भी है ना तो कोई आपको इंटरव्यू टेबल तक पहुंचा सकता है। तो इंटरव्यू टेबल पे जाने के बाद आपको नौकरी कोई नहीं दिलवा सकता है, वो आप खुद ले सकते हैं। तो आपका कोई भी अगर लिंक है जो किसी कंपनी में अगर इंजीनियर है या मैनेजर है, वो आपको अपनी कंपनी में बोल सकता है, रेफरेंस दे सकता है कि ये मेरा जानने वाला है या मेरा रिश्तेदार है, तो इसको आप देख लीजिए। वो यही कह सकता है, वो ये नहीं कह सकता कि इसको रख लीजिए, क्योंकि वो जज करना पड़ेगा। कोई कंपनी आपको पैसा दे रही है, 15,000 दे या 25,000 दे, तो वो क्यों पैसा देगा आपको, इसके लिए आपको टैलेंट साबित करना पड़ता है। तो एटलीस्ट अगर आपका कोई जानने वाला भी है उस कंपनी में, तो थोड़ा सा तो बेसिक्स तो आपको क्वेश्चन का आंसर देना ही पड़ेगा ना। तो वो इंटरव्यू के लिए आपको तैयार रहना पड़ता है। तो इंटरव्यूज वगैरह अप्लाई किए, इंटरव्यू अच्छा गया। तो स्टार्टिंग मेरा 2013 में ही हमको अक्टूबर में जॉब लग गया। वहां से 2 साल हम लगभग बीटेक किए, जॉब किए। उसके बाद हमको 2015 में माइंड में आया कि जो स्ट्रक्चर इंजीनियर होता है ना उसको एमटेक कर लेना चाहिए, क्योंकि एमटेक कर लेने से आप एक स्ट्रक्चर फील्ड में, आरसीसी फील्ड में आप एक्सपर्टाइज हो जाते हैं। फिर आप किसी ड्राइंग्स के ऊपर साइन कर सकते हैं, फिर आप किसी कैलकुलेशंस को पूरे इंडिया में कहीं भी अगर आपको कोई बात होती है तो आप वो अपना पॉइंट बता सकते हैं, और उस पॉइंट में जब आप साइन करके दे देंगे तो वो एक वैलिड होता है। तो ये एक अथॉरिटी फील हुआ। तो लगा कि हाँ बीटेक होकर के, बीटेक में तो क्योंकि हम लोग वैरायटी पढ़ते हैं, हम लोग टोटल 25 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जिसमें आपको हाइड्रोलिक्स भी होता है, उसमें आपको सॉइल मैकेनिक्स भी होता है, आरसीसी भी होता है, स्टील भी होता है। तो जब आप एमटेक करते हैं तो एमटेक में अदर फील्ड्स होते हैं। आपको या तो आप साइट पे जाना चाहते हैं तो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में एमटेक करते हैं, आप अगर आरसीसी डिजाइन में रहना चाहते हैं तो आप स्ट्रक्चर में करते हैं। तो स्ट्रक्चर में आपको आरसीसी, स्टील, स्ट्रक्चर, थोड़ा सा कंक्रीट टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें एडवांस तरीके से पढ़ाई जाती है। तो फिर वो किए 2015 से 17 में। अब जब 17 को वो कंप्लीट हुआ तो 17 में ही वैकेंसी निकला था गवर्नमेंट ऑफ बिहार में कि लेक्चरर का, तो वो ज्वाइन कर लिए। अब वो ज्वाइन किए तो सबसे पहला जब जीपी किशनगंज में जब सबसे पहले हम ज्वाइन किए तो वो फर्स्ट बैच ही कॉलेज वहां से शुरू हुआ था, उसके पहले वो कॉलेज था नहीं किशनगंज में। तो जब स्टार्ट हुआ तो फर्स्ट ईयर में आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट था जो हमको पढ़ा सकते थे, वो था मैकेनिक्स, क्योंकि ड्राइंग और ग्राफिक्स भी होता है वो मैकेनिकल के टीचर्स पहले ही ले चुके थे। सिविल में एक पोस्ट खाली था और एक सब्जेक्ट भी वो खाली था, तो मैकेनिक्स पढ़ाना शुरू किए। तो मैकेनिक्स पढ़ाने में बहुत ज्यादा मजा नहीं आया, क्योंकि बेसिक्स होता है। जब आप स्ट्रक्चर में जाते हैं तो स्ट्रक्चर पढ़ने का बेसिक्स आपको मैकेनिक्स से ही शुरू होता है, बहुत बेसिक लेवल होता है। मैकेनिक्स पढ़ते हैं, फिर आपको मॉस आता है, टॉस आता है, फिर आप जब बीटेक में जाते हैं तो स्ट्रक्चर आता है। इधर आरसीसी और स्टील आप डिप्लोमा में पढ़ रखे होते हैं, फिर आप डिग्री जब करते हैं तो उसमें भी आरसीसी और स्टील का एडवांस आता है। तो ये सारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, ये आपको स्ट्रक्चर के ही होते हैं, डिजाइन इंजीनियर बनने के ही सब्जेक्ट होते हैं। बट एक साल में एक सब्जेक्ट से पढ़ाना है तो ये फील नहीं आ रहा था कि यार ये जॉब नहीं करना था। हम लोग जॉब करते थे 8-8 घंटे डेली, सुबह 10 बजे जाते थे ऑफिस और शाम के 6 बजे ऑफिस खत्म होता था। अब यहाँ एक सब्जेक्ट हफ्ते में 3 दिन लेना होता था, तो वो 3 घंटे का सिर्फ जॉब था और कुछ नहीं करना होता था, तो बहुत बोरिंग सा लग रहा था। तो फिर 2017 से 18 एक बैच कंप्लीट हो गया। फिर 18 से 19 में आपको सिविल का सेकेंड बैच आया। सेकेंड बैच आया तो थोड़ा सा सब्जेक्ट बढ़ा, उसमें सर्वेइंग वगैरह आ गया, सर्वेइंग सब्जेक्ट हमको मिला पढ़ाने के लिए।
फिर 18 से 19 भी खत्म हो गया। अब लग रहा था कि ये जॉब जो है ये बहुत बोरिंग हो रहा है। घर में थे, नो डाउट, घर में आप घर में रहते हैं तो घर से आप कोई भी जॉब करें वो आपको आसान ही लगता है, बट फिर भी एक लग रहा था कि यार ऐसा जॉब नहीं करना है, थोड़ा सा हैपनिंग होना चाहिए। तो क्या करें, तो माइंड में आया कि एक यूट्यूब चैनल बनाते हैं। नाम वाम अभी कुछ नहीं पता था, बस माइंड में आया कि एक यूट्यूब चैनल बनाते हैं, उसमें अपनी आज़ादी रहेगी, जो सब्जेक्ट चाहेंगे जिस तरह से समझाना चाहेंगे डाल सकते हैं। कॉलेज में क्या होता है कि क्लासेस का लिमिटेशन होता है, फिर टाइमिंग का लिमिटेशन होता है, सब्जेक्ट आप सारे सब्जेक्ट एक साथ आप ही नहीं पढ़ा सकते, उसमें एफर्ट लगता है। आप 3 सब्जेक्ट अगर एक दिन में लेते हैं तो वो बहुत एफर्ट लगता है। तो माइंड में आया कि ये एक व्हाइट बोर्ड लिया जाए और घर पे ही एक चैनल बनाया जाए और क्लासेस किया जाए। व्हाइट बोर्ड खरीद लिए, माइक मंगवा लिए और सारा मार्कर वगैरह सब कुछ आकर के मेरे पास रखा हुआ है। अब सिर्फ ये नहीं पता था कि करना क्या है। 1 सितंबर में जैसे स्टार्ट किए कि चलो एक वीडियो बनाते हैं, मन था कि आरसीसी पढ़ाएंगे, क्योंकि आरसीसी से ही सारा चीज चल ही रहा था। पूरे माइंड में मेरे आरसीसी के अलावा और कोई चीज बहुत ज्यादा उस समय चलता भी नहीं था। लगता था कि आरसीसी पढ़ाए, बहुत कुछ अंदर में रखा हुआ है जो लग रहा था कि बता देना चाहिए या स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, क्योंकि मेरे सीनियर्स भी इस तरह से ही सारी चीजों को वो चाहते थे कि हम क्वेश्चन करें। जब हम क्वेश्चन नहीं भी कर पाते थे तो वो क्वेश्चन को राइज करवाते थे कि ये क्वेश्चन माइंड में क्यों नहीं आया, फिर वो उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताते थे। तो यही चीज हम करना चाहते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ कि क्वेश्चन माइंड में लाओ, आरसीसी पढ़ो। तो आरसीसी एक डीप सब्जेक्ट है, डीप सब्जेक्ट में इसमें आपको बहुत सारी नॉलेजेस है, लेकिन आपको माइंड में लाना पड़ेगा क्वेश्चंस, क्योंकि जब तक आपका अपना माइंड नहीं चलेगा तब तक कोई दूसरा आदमी आपको कितना बता सकता है। हो सकता है किसी पॉइंट पे अगर हम भूल जाए तो फिर आपको वो पॉइंट तो पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए चाहते हैं आरसीसी में कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पूछिए। तो खैर, तो ये आरसीसी पढ़ाने का सोचे तो जो वीडियो बनाए, तो 1 तो सितंबर के टाइम में गर्मी रहता है और उस समय जब आप पंखा बंद करके जब आप क्लास लेना शुरू करते हैं तो वो आपको एक्सेसिव स्वेटिंग होता है उसमें। तो लगा कि यार ये एक्सेसिव स्वेटिंग हो रहा है, वो वीडियो भी जाना है बहुत अजीब सा बना। तो लगा कि यार ऐसे मतलब नहीं करना है, ये वीडियो नहीं चलेगा। फिर वो वीडियो को डिलीट कर दिया। फिर डिलीट होने के बाद फिर अक्टूबर में एक वीडियो का और ट्राई किए थे, वो जब नहीं बनाना तो फिर उसको छोड़ दिया। लगा कि यार अब देखेंगे क्या करना है, बोर्ड खरीदा हुआ है, माइक खरीदा हुआ है, बस ये नहीं पता कि करना क्या है। तो फिर लास्ट में जनवरी आ गया 2020, फिर नया सेमेस्टर स्टार्ट हुआ। अब इसमें धीरे धीरे करके हम सब्जेक्ट्स को पढ़ाना कॉलेज में मिलने लगा। लेकिन जैसे ही 22 मार्च को लॉकडाउन लगा कोरोना की वजह से, उस लॉकडाउन लगने के बाद फिर दिमाग में आइडिया आया कि यार जहां तक पढ़ाई हो रही थी वहां तक का पढ़ाई तो हो गया, अब इसके आगे तो बच्चे वैसे भी नहीं पढ़ सकते हमसे, तो डायरेक्टली क्या किया जाए, यूट्यूब पे वहीं से वीडियो डाला जाए जहां तक का पढ़ाई हो रखा है। तो हम सबसे पहला वीडियो डाले थे जो टेक्योमेट्रिक सर्वेइंग का आपको थ्योरी था, जो एडवांस सर्वेइंग हम पढ़ा रहे थे, वो सेकंड बैच वाले स्टूडेंट्स के लिए 2018 से 21 के जो स्टूडेंट थे उनके लिए पढ़ा रहे थे। तो वहां से फिर आपका शुरू हुआ डैट सर का सफर, और वहां के बाद से लेकर के आज तक 154-155 वीडियो के लगभग अपलोड हो चुका है चैनल पे। तो ये चला है, आपको इस तरह से बने हैं आपके दानिश सर डैट सर। पहले एमटेक हुआ, एमटेक होने के बाद जॉब ज्वाइन किए, जॉब में थोड़ा बोरिंग होने लगा, बहुत ज्यादा सब्जेक्ट्स नहीं थे, बहुत वैरायटीज, वैसे भी डिप्लोमा में बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं होता है, आपको बेसिक्स लेवल पे पढ़ाना होता है। अभी भी जब हम पढ़ाने लगते हैं, आप चैनल पे देखें कई बार, तो चीजें बहुत बार बियॉन्ड जाने लग जाती है, तो फिर अपने आप को वापस लाना पड़ता है कि आपको एक लेवल तक बताना है, उतना ही आप कैच भी कर पाइएगा। सिलेबस जो बनता है वो एक पैटर्न में बनता है, क्योंकि पता है कि बच्चों का एज 20, 21, 22 होगा, वो बहुत सारी चीजों को ग्रैस्प नहीं कर सकते हैं, टाइम लगता है। फिर वो जब बीटेक करेंगे तो उनको और चीजें पता चलनी जाएंगी। तो ऐसे करके आपको दानिश सर जो है आपके वो डैट सर बने। अब रहा सवाल कि अब बताने को बहुत सारी चीजें हैं, अपना कॉलेज लाइफ है, कॉलेज लाइफ में बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज है, फिर बाकी जो आपको साइट के इन्फॉर्मेशन जो आएंगे वो तो इस चैनल पे आएंगे ही। तो सारी चीजों को हम लोग एक एक करके आगे धीरे धीरे बात करेंगे। आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आज के वीडियो का मेरा जो पॉइंट था वो यही था कि किस तरह से ये चैनल डैट सर बना, क्योंकि डैट सर बना तभी ये चैनल डैट सर व्लॉग्स आज आपके सामने है। अगर वो डैट सर नहीं चल रहे होते तो आज डैट सर व्लॉग्स नहीं हो रहा होता। तो इन सारे चीज का क्रेडिट भी आप ही को जाता है, आप लोग ही इतना प्यार दिए हैं कि डैट सर भी चल रहा है, और अगर आप लोग चाहेंगे तो डैट सर व्लॉग्स भी चलेगा। तो इसलिए इस वीडियो को अपने जूनियर्स में, सीनियर्स में, दोस्तों में जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो किसी एक पार्टिकुलर किसी
स्टूडेंट्स के लिए नहीं हो सकता है, ये किसी एक सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है ये चैनल। इस चैनल पे आपको पास आउट स्टूडेंट्स के लिए भी टॉपिक्स रहेंगे, तो जो पढ़ रहे हैं उनके लिए भी टॉपिक्स रहेंगे, कुछ मेरे बारे में, कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो हम लोग मस्ती करते हैं, कई बार हम लोग जाते हैं दोस्त यार के साथ, उसमें कोई अच्छा जगह जाते हैं, कोई अच्छा कंटेंट होता है, तो वो सब भी आपको शेयर करेंगे। बहुत सारी चीजें हम लोग इस चैनल पे शेयर करेंगे, तो इसलिए इस चैनल को अपने दोस्तों में, जानने वालों में, सब में इस चैनल को शेयर कर दीजिए। तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। आई होप आपको मेरे बारे में ये जो हम लोग इन्फॉर्मेशन शेयर किए थे ये आपको पसंद आया होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना है और इस चैनल को भी शेयर कर देना है अपने दोस्तों में। थैंक यू।